हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आप लोग को बताया था कि गैर व्यापारिक संस्था क्या होती है। गैर व्यापारिक संस्था के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाओं को शामिल किया जाता है और गैर व्यापारिक संस्था की स्थापना जब की जाती है तो उसके आय का मुख्य स्रोत क्या होता है। और मैंने आप लोग के साथ डिस्कस भी किया था कि जो हमारा संस्था होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो हमारी संस्था 2 प्रकार की होती है, एक लाभकारी और अलाभकारी। तो मैंने कल आप लोग के साथ यह भी डिस्कस किया था और मैंने इन दोनों में डिफरेंस भी आप लोग को बताया था और मैंने उसके आगे के भी कुछ टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है गैर व्यापारिक संस्था जो वित्तीय विवरण बनाती है या जो अपने पास खाते रखती है, जो अकाउंट रखती है, वो कौन कौन सी अकाउंट होती है। तो हमारा जो गैर व्यापारिक संस्था है वह अपने पास निम्नलिखित विवरणों और खातों को रखती है। जैसे हमारी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपने पास रखती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रखती है, आर्थिक चिट्ठा भी रखती है यानी बैलेंस शीट रखती है। और यह जो लेखा बहियों की शुद्धता की जांच के लिए जो गैर व्यापारिक संस्था होती है, जो हमारी गैर व्यापारिक संस्था होती है वह तलपट तैयार करती है, जिससे वह प्राप्ति एवं भुगतान खाते और आय व्यय खाते और चिट्ठियों को तैयार करने में तलपट से वह सहायता लेती है। अब हम आगे देखते हैं कि आप लोग के बुक में क्या दे रखा है। तो यहाँ पे आप लोग के साथ अब यहाँ दे रखा है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता। अब हम यह जानेंगे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है और इसमें किस प्रकार के आइटम को शामिल किया जाता है। तो प्राप्ति गैर लाभकारी संस्था के लेखे रोकड़ पद्धति पर आधारित होते हैं, यानी वैसी संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ऐसी संस्था का जब लेखा किया जाता है तो यह रोकड़ पद्धति पर यानी कैश सिस्टम पे आधारित होता है। अतः प्राप्ति एवं भुगतान खाता विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतानों को, चाहे वे चालू अवधि से संबंधित हो, पूर्व अवधि या आगामी अवधि से संबंधित हो, सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार इसमें पूंजीगत तथा आयगत सभी नकद लेन देनों को प्रदर्शित किया जाता है। इस खाते के बाएं भाग में प्राप्तियों को दिखाया जाता है जबकि भुगतानों को दाएं भाग में दिखाया जाता है। यह खाता प्रारंभिक रोकड़ शेष एवं बैंक शेष से प्रारंभ होता है और अंतिम रोकड़ शेष से बंद होता है। यदि बैंक ओवरड्राफ्ट की दशा में, कहने का यहाँ मतलब यह हुआ कि यदि बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट दिया हुआ हो तो बैंक के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष विपरीत पक्ष में लिखे जाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको इतनी सारी बातें मैंने बोल दी, लेकिन आप लोग क्या इस बात को समझे। चलिए हम आपके लिए एक शॉर्ट में समरी के रूप में बताते हैं कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसके 2 पक्ष होते हैं। एक होता है रिसिप्ट, दूसरे साइड होता है पेमेंट। तो रिसिप्ट साइड जो कि बाएं भाग में होता है तो उसमें सभी प्रकार के जितने भी हमारे प्राप्तियां होती हैं उनको लिखते हैं और दाएं भाग में जितने भी हमारे पेमेंट होते हैं उनको लिखा जाता है। लेकिन किस तरह के रिसिप्ट और पेमेंट को इसमें लिखा जाता है? सभी पूंजीगत और आयगत जो नकद जो लेन देन होते हैं उसी को इसमें लिखा जाता है। और एक बात और आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो प्रारंभिक रोकड़ शेष होता है उसको डेबिट साइड में दिखाया जाता है और जो अंतिम रोकड़ शेष होता है उसको क्रेडिट भाग में बंद करते समय, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बंद करते हैं तो उसमें क्रेडिट साइड में उसको दिखाते हैं। लेकिन अगर प्रारंभिक रोकड़ शेष यानी ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं दिया हुआ हो क्वेश्चन में और उसके स्थान पे बैंक ओवरड्राफ्ट की राशि दी हुई हो, तो जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस होगा और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा तो जैसे इसमें विपरीत तरीके से लिखा जाएगा। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट की राशि का अगर ओपनिंग बैलेंस है
तो इसको हम लोग पेमेंट साइड में लिखेंगे और अंतिम बैलेंस को इसको रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इसे अच्छे से समझा होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है हम लोग को पढ़ना। रोकड़ बही तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में समानता होती है परंतु दोनों में अंतर है। देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है कि हमारा जो कैश बुक होता है और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन उनमें जो अंतर है उसको हम देखेंगे कि आखिरकार हमारे कैश बुक में और जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है उसमें क्या अंतर है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि उसमें क्या अंतर है। तो देखिए, जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है इसमें तिथिवार प्रविष्टियाँ नहीं की जाती है। वहीं पे जो हमारा रोकड़ बही होता है उसमें तिथिवार प्रविष्टियाँ की जाती हैं। अब प्राप्ति एवं जो भुगतान खाता है उसमें प्रविष्टियाँ जो होती है वह सारांश के रूप में की जाती है, वहीं इसमें प्रविष्टियाँ जो होती है वह क्रमवार की जाती है। अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है यह खाता लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वह लेखांकन यानी अकाउंटिंग ईयर के एंड में तैयार किया जाता है, और जो हमारा रोकड़ बही होता है यानी जो हमारा कैश बुक होता है वो हमारा दैनिक आधार पे यानी दिन प्रतिदिन के आधार पे वह तैयार किया जाता है। यह गैर लाभ वाले संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। यह लाभ तथा गैर अर्जन करने वाले सभी संगठनों द्वारा तैयार किया जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग को यह समझना जरूरी है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वह जो गैर लाभकारी संस्था है वही इसको बनाती है, लेकिन कैश बुक वह संस्था बनाती है जो उसका उद्देश्य लाभ कमाना भी है और जिसका उद्देश्य समाज सेवा करना भी होता है। तो कहने का मतलब है कि जो कैश बुक है वह लाभकारी और अलाभकारी दोनों संस्थाएं बनाती है, परंतु जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वह केवल गैर लाभकारी वाले संगठन द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसमें खाता पृष्ठ संख्या के लिए कोई खाना नहीं होता है। अब जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसमें पृष्ठ संख्या के लिए कोई खाना नहीं होता है, उसके लिए अलग से कॉलम नहीं होता है, लेकिन इसमें खाता बही पृष्ठ संख्या के लिए अलग से खाना रहता है। कैश बुक में जो हमारा खाता बही होता है उसमें अलग से उसके पृष्ठ संख्या के लिए उसमें एक कॉलम दिया रहता है। इसमें बाएं भाग में प्राप्ति भाग और दाएं भाग में भुगतान भाग होता है। बच्चों देखिए, अब यहाँ आप लोग को यह समझना जरूरी है कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका फॉर्मेट किस तरह का होता है। तो उसके जो बाएं भाग में होता है उसको प्राप्ति को लिखा जाता है और दाएं भाग में होता है उसको पेमेंट को दिखाया जाता है। चलिए बच्चों, हम आपको यहाँ एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आपको बता देते हैं। ठीक है बच्चों, यहीं पे हम आपको बता देते हैं एक कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का इस तरह का होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे रिसिप्ट यहाँ और इस साइड में इसमें अमाउंट को लिखा जाता है, अमाउंट को इसमें लिखा जाता है और इस साइड में पेमेंट को लिखा जाता है, पेमेंट फिर इस साइड में अमाउंट फिर इसका लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। तो आई होप कि आप लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस को समझे होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब हम यह देखेंगे कि प्राप्ति जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वह एक किस प्रकार का खाता है, वास्तविक खाता है, यानी वह एक रियल अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है, रियल अकाउंट है। इसमें सभी प्राप्तियों चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि सारी रिसिप्ट जो होता है वह आयगत हो पूंजीगत हो इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, और सभी भुगतानों चाहे वे आयगत हो पूंजीगत हो इसके क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। और यह जो हमारा आयगत जो लेन देन होता है वह कैश के रूप में होना चाहिए। इसमें गैर रोकड़ मदे जैसे
डिप्रिसिएशन हो गया, बैड डेब्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, इसमें नहीं लिखे जाते हैं। देखो बच्चों, आप लोग जो इसमें नॉन कैश आइटम है इसमें नहीं लिखा जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। इसमें केवल कैश वाले लेन देनों को ही शामिल किया जाता है। तो हमारा नॉन कैश आइटम कौन कौन सा है, जैसे कि नॉन कैश आइटम है हमारे, नॉन कैश आइटम कौन कौन सा है देखो बच्चों, मैंने आपको लिख कर बता देती हूँ यहाँ। जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ। उसके बाद बैड डेब्ट्स, उसके बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे। तो ये सब हमारे किस तरह के आइटम है, नॉन कैश आइटम है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में सर्वप्रथम आरंभिक जो रोकड़ बैलेंस होता है इसको लिखा जाता है। जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसके आरंभ में सबसे पहले रोकड़ शेष को लिखा जाता है और लेखांकन अवधि के अंत में इस खाते का शेष निकाला जाता है और इसके अंतिम रोकड़ शेष कैश से ज्ञात होता है। इसमें कैश इन हैंड भी कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसके सबसे ऊपर डेबिट साइड में जो हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है इसको लिखते हैं, और जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एंड करते हैं लेखांकन अवधि के अंत में तो इसको क्लोजिंग कैश इन हैंड से इसको बंद करते हैं। इस खाते के चालू वर्ष में प्राप्त नकद भुगतान की गई राशियों को लिखा जाता है, चाहे वे किसी अवधि से संबंधित हो, चाहे वह लेन देन करंट से हो, चाहे वह पिछले वर्ष से हो या फिर नेक्स्ट वर्ष से हो या नेक्स्ट ईयर से हो। सभी प्रकार के जो कैश में जो पूंजीगत एवं आयगत जितना भी आइटम होता है इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। अब हम देखिए, अब हम यह जानेंगे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते की क्या लिमिटेशन है। हर चीज़ का अपना एक लिमिटेशन होता है, तो हम यहाँ देखेंगे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है उसका लिमिटेशन क्या है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते की सीमाएं क्या हैं। यह लेखांकन वर्ष के आय व्यय के संबंध में सूचनाएं प्रदान नहीं करता है। यह सिर्फ व्ययों की नकद राशि को ही सूचना देता है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वह केवल कैश आइटम को शामिल करता है। तो इसकी एक लिमिटेशन यह भी है। इसमें संस्था के वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सिर्फ जो हमारा नकद व्यवहार है उसी को इसमें प्रस्तुत किया जाता है। अन्य संपत्तियों व दायित्वों को छोड़ दिया जाता है। यह खाता लेखांकन वर्ष के अधिशेष या कमी को प्रकट नहीं करता है। जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किसी भी प्रकार के जो सरप्लस होता है और डिफिशियंसी होता है उसको यह प्रकट नहीं करता है। यह लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये सारा क्या है, लिमिटेशन है। अब हम देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह का होता है। अब हम देखेंगे बच्चों कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो हमारा फॉर्मेट है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले जैसा कि हम पढ़े थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमारा प्राप्ति होता है इसको बाएं भाग में दिखाया जाता है और जो हमारा भुगतान होता है इसको दाएं भाग में दिखाया जाता है। वहीं पे जो कैश बैलेंस होता है, ओपनिंग कैश बैलेंस जो हमारा होता है, ओपनिंग जो हमारा कैश बैलेंस होता है उसको प्राप्ति साइड में दिखाया जाता है। वहीं पे जो हमारा जो चंदा जो होता है वह चाहे वह गत वर्ष से संबंधित हो, यानी प्रीवियस ईयर से हो, करंट ईयर से हो या नेक्स्ट ईयर से हो, इसमें तीनों को शामिल किया जाता है। वहीं पे जब हमारे पास जब ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया रहता है, कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है और ये
हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो हम कैश का जिस तरह से व्यवहार करते हैं तो उसके ठीक विपरीत बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ हम इसमें व्यवहार करेंगे। जैसे कैश का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो उसको प्राप्ति में लिखेंगे, लेकिन अगर वहीं पे बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है तो उसको भुगतान साइड में दिखाएंगे, और जो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो क्लोजिंग शेष होगा उसको प्राप्ति साइड में दिखाएंगे। वहीं पे जो वार्षिक खेलकूद है तो इसको भुगतान में दिखाएंगे। सैलरी एंड वेजेज है तो इसको भुगतान में दिखाएंगे। रेंट है, टैक्स है, रेट है, ये सबको बाएं भाग में दिखाएंगे, दाएं भाग में दिखाएंगे, भुगतान में दिखाएंगे। बीमा है, इसको भी इस साइड दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसका एक फॉर्मेट देख लिए हैं। अब आप लोग को कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। यही चीज़ इसमें भी है बच्चों। देखिए अब इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगा, जैसे प्रवेश शुल्क है, प्राप्ति हो गया, तो ये सब सामान्य दान, ये सब जितना, और ये जब इसको बंद करेंगे तो ये अंतिम शेष से इसको हम बताए ही हैं अभी कि जब बैंक का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ हो कैश का या बैंक का, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की राशि में हम उसके विपरीत तरह से व्यवहार इसमें करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। वहीं ये इंग्लिश में दिया हुआ है कि जो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है इसको रिसिप्ट में दिखाएंगे। कैश एट बैंक का जो ये दिया हुआ है इसको भी रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। जो सब्सक्रिप्शन होता है लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ये सबको रिसिप्ट में दिखाएंगे। डोनेशन की राशि, लेगसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, इंडोमेंट फंड, रिसिप्ट एंड स्पेशल फंड, इस सबको हम लोग रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। वहीं पेमेंट साइड में बैलेंस, जो बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है इसको दिखाएंगे। कैपिटल पेमेंट, बिल्डिंग, बुक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लीज, होल्ड फर्नीचर, परचेज, इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इस सबको हम पेमेंट साइड में दिखाते हैं। और इसमें सभी तरह के जो आयगत यानी रेवेन्यू पेमेंट होते हैं इसको दिखाते हैं। जैसे रेवेन्यू पेमेंट कौन कौन हो जाएगा, जैसे इंश्योरेंस हो गया, यानी जो कम अवधि के लिए होता है। रेंट, रेट, टैक्स, रिपेयर, सैलरी, प्रिंटेड, इंटरटेनमेंट, ये सब रेवेन्यू पेमेंट है, तो इसको हम पेमेंट साइड में दिखाएंगे। और कैपिटल जो पेमेंट है इसको भी इसमें दिखाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए अब आगे आप लोग को है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बनाने के कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष की राशियों का योग अगर क्रेडिट पक्ष की राशियों के योग से अधिक होगी तो दोनों पक्ष के योग को बराबर करने के लिए हमको बाई बैलेंस CD लिखकर अंतर की राशि लिख देनी होगी। यदि किसी कारणवश क्रेडिट पक्ष का योग अधिक हो जाए तो डेबिट पक्ष को टू बैलेंस CD लिखेंगे और वह बैंक ओवरड्राफ्ट का द्योतक होगा। देखिए बच्चों, यहाँ क्या बोल रहा है कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, यानी जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो अगर हमारे डेबिट पक्ष का योग अधिक हो गया, क्रेडिट पक्ष का योग कम है, तो क्रेडिट पक्ष में हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD, इसको लिख के तब इसको बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर इधर यानी पेमेंट साइड का अमाउंट कम है तो इधर पेमेंट साइड का अगर अमाउंट अधिक हो गया और रिसिप्ट साइड का कम है तो इधर हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस क्या लिखेंगे, CD। ठीक है बच्चों, इस साइड अगर कम हो जाएगा तो हम लिखेंगे टू बैलेंस CD। अब हम यह देखेंगे कि आगे क्या पढ़ना है। देखिए बच्चों, अब आगे देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बनाने की जो स्टेप्स हैं वह क्या है। तो स्टेप 1 में आप लोग को यह दिया गया है कि जो हमारा ओपनिंग कैश या कैश एट बैंक होता है इसको
प्राप्त रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। वहीं जो हमारा बैंक अधिविकर्ष का राशि होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, इसे क्रेडिट भाग में दिखाया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोग से ऊपर डिस्कस किया था, सभी प्राप्तियां चाहे वह पूंजीगत प्रकृति की हो या आयगत की हो, इस खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। यानी हमारे जितने भी रिसिप्ट होते हैं वह पूंजीगत हो या आयगत हो, इस खाते के जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसको डेबिट साइड में दिखाया जाता है। वहीं सभी प्रकार की राशियां चाहे भूतकाल से हो, करंट ईयर से हो, लास्ट ईयर से हो, फ्यूचर ईयर से हो, इस सब से संबंधित हो सकती है। सभी व्ययों की राशियां चाहे पूंजीगत प्रकृति की हो, आयगत हो, चाहे वह किसी ईयर से संबंधित हो, इसको क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। कहने का मतलब कि सभी प्रकार की प्राप्तियां चाहे वह पूंजीगत हो, आयगत हो, इसको रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। और सभी प्रकार के भुगतान चाहे वो पूंजीगत हो, आयगत हो, इसको पेमेंट साइड में हम लोग दिखाते हैं। किस अकाउंट में? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ दिया है कि जो हमारा फिक्स एसेट्स पर जो हमारा डेप्रिसिएशन लगता है, आउटस्टैंडिंग या आदत भुगतान तथा प्राप्य आय या उपार्जित आयों से संबंधित किसी भी मद को इसमें न दिखाएं, क्योंकि इसमें रोकड़ का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है। देखिए बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी तरह का नॉन कैश आइटम को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसमें केवल उसी प्रकार के लेन देनों को शामिल किया जाता है जो कि कैश में होती है। तो इसमें इस तरह के चाहे वह फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन हो, आउटस्टैंडिंग पे हो, इस सब को इसमें नहीं दिखाया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट भाग तथा क्रेडिट भाग की कुल राशियों के अंतर निकालना है और अंतर की क्रेडिट राशियों को क्रेडिट भाग के बैंक शेष के रूप में दिखाएंगे और क्रेडिट भाग के योग डेबिट भाग के योग से अधिक हो तो अंतर की राशि को प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में बैंक ओडी के रूप में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अब आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि आगे क्या दिया है आपको। देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ था आप लोग को टू बैलेंस CD। ठीक है बच्चों, यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है कि एक रोटरी क्लब ने अपने A Rotary club has kept its account on cash basis and figure for the last year are given below. Prepare receipt and payment account for the year. अब देखिए बच्चों, यहाँ कह रहा है कि एक रोटरी क्लब ने अपने खातों को कैश के आधार पे रखा हुआ है और जो हमारा प्रीवियस ईयर है यानी जो हमारा लास्ट ईयर है, इसके आंकड़े को इसमें दिया गया है। तो आपसे इसमें दिया गया है, आपको इंट्रेंस फी दिया गया है 5,000। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें किस तरह के शामिल किया गया है। तो इसमें इंट्रेंस फी 5,000 दिया गया है हमारा। उसके बाद दिया गया है इसमें दिया गया है एंट्रेंस फी। उसके बाद वर्ष के दौरान सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है यानी रिसिप्ट ड्यूरिंग ईयर इतना दिया है। उसके बाद मिस्टर एक्स रिसीव्ड ईयर 1,200 दिया गया है, यहाँ ब्याज चुकाया गया है। वहीं पे एक्सपेंस अनपेड है, सरप्लस पार अकाउंट है, सेक्रेटरी हार्मोनियम है। उसके बाद है कैश इन हैंड बिगिनिंग ईयर, लॉकर रेंट, इन्वेस्टमेंट में ड्यूरिंग द ईयर, ये सब दिया गया। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ हम लोग कैसे बनाएंगे इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए बच्चों, जैसे हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो इसको बाय बैलेंस, अब देखिए यहाँ कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4700, तो इसको रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। वहीं इंट्रेंस फी 5,000 था, उसको दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन की राशि इसमें दिया गया है। देखिए सब्सक्रिप्शन की राशि है, रिसीव्ड हुआ है, प्राप्त हुआ है तो 39,600 रुपया इसमें दिखाएंगे। वहीं पे मिस्टर एक्स को फीस कितना मिला है 1,200, तो 1,200 इसमें दिखाएंगे। लॉकर रेंट हमको प्राप्त हुआ है, लॉकर रेंट 1,000 रुपया है। लॉकर रेंट रिसीव्ड हुआ है, सारे जितने भी हमारे रिसीव्ड अमाउंट हुए हैं इसको हम रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। वहीं जो हमारा सरप्लस का जो बार है उससे भी जो हमारा
अधिक प्राप्त हुआ है वह 15 है, तो इसको इस साइड में दिखाएंगे। वहीं पे जितने भी पेमेंट के एक्सपेंस है उसको पेमेंट साइड में दिखाएंगे। जैसे हमारा एक्सपेंस है 54,500, हम पेमेंट किए हैं 54,500, व्यय को चुकाए हैं सेक्रेटरी हारमोनियम पे किए हैं तो उसको भी पेमेंट साइड में। इन्वेस्टमेंट पे वो भी कितना, इन्वेस्टमेंट पे 2200 रुपया है तो वो भी हम पेमेंट साइड में दिखाएंगे। और फिर हम इधर के टोटल योग कर लेंगे और फिर अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम रिसिप्ट साइड के टोटल अमाउंट कर लेंगे और फिर पेमेंट साइड के टोटल अमाउंट कर लेंगे और हम दोनों को देखेंगे कि किस साइड हमारा कम हो रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा क्रेडिट साइड कम हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में हम बाय बैलेंस CD लिखकर और इसमें से घटाकर और जितना आएगा उतना इसमें लिख देंगे। तो ये हमारा कौन अकाउंट बन गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप आप सारे बच्चों को यह समझ में आया होगा। तो अब आप लोग इतना तक अच्छे से पढ़ें और एक बार खुद से इसको समझने का कोशिश करें। अब हम मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।